गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? ਫੈमिली ਵਧੀਆ एकदम? चलो बहुत ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ही होना चाहिए जी। फिर दिखा दूं आज का आंसर। पक्का पक्का, मतलब मैं तो सही बता रहा हूँ। मैं तो डेली भगवान को मत्था टेक के आता हूँ कि एक दिन तो भगवान मेरे को ऐसा दे दे कि सारे के सारे बच्चे सही करें। भगवान कहता पागल है क्या तू, छोटी बच्ची है क्या? हैं? कैसे सबके सही हो जाएंगे? कोई तो कोई गलत करेगा, नहीं तो रिजल्ट कैसे मेंटेन होगा? मतलब आपने ठान रखी है कि दोनों क्वेश्चन कभी सही नहीं करने और जीएसटी का सही करना है, इनकम टैक्स में जरूर आपने गलती करनी है। पता नहीं क्या चक्कर है। चलो जी, अब इधर आओ एक बार। कोई बात नहीं, आंसर चेक करो। मैंने कहा ना सीखने, मतलब सीखना बहुत जरूरी है। मतलब कम से कम ये हो कि हम गलती से सीख रहे हैं। ठीक है ना? तो बहुत ध्यान से देखना कि आपने गलती कहाँ पे की है। कुछ बच्चों ने डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट में गलती की है, तो आपको मैं दिखाता हूँ गलती आपसे हुई कहाँ पे है। इधर देखो ध्यान से। अब मैं आपको एक बार आंसर दिखा देता हूं। ये आपका क्वेश्चन था इनकम टैक्स का। एक बार क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन में क्या था देखो। मिस्टर सुरेश है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसकी 1 अप्रैल 22 को उसके पास एक प्लांट ए एक प्लांट बी है। डेप्शन का रेट जो है 15% है। उसकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी जो है वो 10 लाख रुपए की है। फिर प्लांट बी उसने ट्रांसफर कर दिया 15 अक्टूबर 22 को 19 लाख रुपए का। और फिर खर्चा उस पर किया ट्रांसफर पे 20,000 रुपए का। प्लांट सी उसने एक्वायर किया। उसने एक्वायर कब किया है जी? उसने एक्वायर किया है 10 मार्च 23 को। अच्छी बात है, मतलब इस साल एक्वायर किया है 22 लाख रुपए का। बट उसने यूज कब किया है? मेन पॉइंट, यूज कब किया है? 2 सितंबर 23 को। मतलब यूज उसने किया 23-24 में। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर यूज 23-24 में किया है, हमें डेप्रीसिएशन डब्ल्यूडीवी निकालनी है 22-23 की, तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि प्लांट सी पर कोई भी डेप्रीसिएशन इस साल तो हमें मिल ही नहीं सकता। भाई यूज उसने अगले साल की है ना, तो इस साल तो डेप्रीसिएशन जो है प्लांट सी पर तो मिलेगा ही नहीं। आगे देखो, फिर बिजनेस की इनकम वो कह रहे हैं बिफोर डेप्रीसिएशन जो है वो 11 लाख रुपए की है। फिर क्या क्या, 1 मार्च 23 को उसने 900 शेयर ट्रांसफर कर दिए। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर हैं, लिस्टेड कंपनी के शेयर नहीं है। 23,50,000 रुपए के। मिस्टर सुरेश डज नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कोई उसके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है। शेयर उसने परचेज किए थे 2 अप्रैल 15 को 2 लाख रुपए के। टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जामिशन अंडर डिफरेंट सेक्शन ही मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट ऑन 1 मई 23। ओके, उसने अब क्या किया? रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में 19 लाख रुपए लगाए हैं, जिसमें खर्चा किया उसने 30,000 रुपए का। और एनएचएआई के बॉन्ड परचेज किया 3 लाख रुपए के। कह रहे ग्रोस टोटल इनकम निकाल दो। अब एक बात पहले ऐसा करते हैं, देखो 2 चैप्टर इसमें लिंक है, एक तो पीजीपी और एक कैपिटल गेन। पहले बिजनेस की इनकम निकालते हैं। एक बात मेरे को सोच के बताओ, उसने बोला बिजनेस की इनकम जो है ना वो 11 लाख रुपए की बिजनेस की इनकम दे रखी है बिफोर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या कि अगर डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में निकल के आएगा तो फिर तो वो माइनस कर देंगे, फिर इनकम आ जाएगी आफ्टर डेप्रिसिएशन। उस इनकम को हम क्या करेंगे? कैपिटल गेन की इनकम में जोड़ देंगे, तो मेरी ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी। बट उससे पहले हमें ये चेक करना है कि डेप्रिसिएशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। अब एक बात मेरे को बताओ, याद करो मैंने क्लास में कहा था कि डब्ल्यूडीवी हम कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस में परचेज माइनस में सेल, तो आपकी ब्लॉक ऑफ एसेट की डब्ल्यूडीवी निकल के आती है। और ये सारे बच्चे जानते हैं कि इनकम टैक्स में सिंगल एसेट मेथड फॉलो नहीं करते, ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड फॉलो करते हैं। ये बात सबको पता है ना? अब एक बात मेरे को बताना, ओपनिंग वैल्यू कितनी निकल के आ रही है जी? ओपनिंग वैल्यू आपकी ब्लॉक की है 10 लाख रुपए। इसने बोला ना ओपनिंग वैल्यू 10 लाख रुपए की है। फिर आपने परचेज कितने की कर दी? प्लांट सी कितने की परचेज कर दी? 22 लाख रुपए की। बच्चा कह रहे सर कैसी बेकार की बात कर रहे हो, 22 लाख रुपए आप ऐड क्यों कर रहे हो? क्योंकि परचेज तो आपने इस साल में की है ना। अरे मेरे भिंडी कलर के बच्चे, परचेज तो आपने इस साल में की है ना। सेल आपने चाहे इस साल, सॉरी यूज आपने चाहे इस साल में नहीं की, बट परचेज तो इस साल में की है। तो इस साल की क्या डब्ल्यूडीवी, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी के अंदर आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। तो सिंपल सी बात है, ओपनिंग प्लस में परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हम क्या बोलते हैं? जो भी आपने परचेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में की होगी उसको आपको यहां पे ऐड करना है। यूज जिस भी साल आपने की होगी, डेप्रिसिएशन जो आप उस साल क्लेम करोगे, बस ये बात ध्यान दो। तो 10 लाख रुपए प्लस में 22 लाख रुपए, फिर ट्रांसफर आपने कर दिया एक एसेट 19 लाख रुपए। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, क्या पिक्चर अभी बाकी है? पिक्चर खत्म हो चुकी है? हैं? बच्चा कह रहा है कौन, मतलब समझा नहीं सर। पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर खत्म हो चुकी है। मतलब क्या पूरा ब्लॉक आपने सेल कर दिया या ब्लॉक अभी बचा हुआ है? ब्लॉक अभी बचा हुआ है ना, क्योंकि आपके पास 2 एसेट थी, आपने उस ब्लॉक में एक एसेट और ले ली, फिर आपने एक बेची, तो पिक्चर तो भी बाकी है। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर पिक्चर बाकी होगी या तो गेन आएगा या डब्ल्यूडीवी आएगी, लॉस कभी भी नहीं आएगा। बस ये बात ध्यान दो, जो मुझसे पढ़े हुए आई थिंक मेरी लैंग्वेज को समझ पा रहे होंगे। मतलब अगर आपका सारा ब्लॉक खत्म नहीं हुआ, या तो गेन होगा या डब्ल्यूडीवी होगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कभी भी निकल के नहीं आएगा। अब एक बात मेरे को बताओ, 22 और 10 32, 32 में से 19 चले गए, टोटल 13 लाख रुपए की मेरी डब्ल्यूडीवी बच गई थी। अब जो ये 13 लाख रुपए की डब्ल्यूडीवी बची, तो क्या इस पे डेप्रिसिएशन में क्लेम कर पाऊंगा? अब आपको याद करो मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि जो वैल्यू बचेगी उसको मैं एज्यूम करेंगे न्यू की वैल्यू। जो वैल्यू बचेगी उसको मैं एज्यूम क्या करेंगे? न्यू की वैल्यू। मतलब जो आपने सेल की उसको हम लेके चलेंगे, जो आपकी ओल्ड वैल्यू है ना वो सारी खत्म हो चुकी है। अब जो बैलेंस है वो न्यू की वैल्यू बची है। मतलब अब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं 13 लाख रुपए की वैल्यू किसकी बची है?
आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी सी थी उसकी बची है, बट सी आपने इस साल यूज नहीं किया। हाँ जी, हो गई गलती, हो गई गलती। याद करो, आपको मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि जो वैल्यू बचेगी वैल्यू वो सी की है, और सी आपने यूज ही नहीं किया। तो अगर यूज ही नहीं किया तो डेप्रीसिएशन बनेगा नील, और जब डेप्रीसिएशन बनेगा ही नहीं तो 11 लाख रुपए की इनकम ही हमारी बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। बस ये बात ध्यान दो। और मुझे पूरी उम्मीद है, हंस रहे हो, मेरे को पता है कि आपने 13 लाख रुपए के ऊपर डेप्रीसिएशन अलाउड कर दिया जो अलाउड नहीं होना था। ठीक है जी, तो आपके बिजनेस की इनकम 11 लाख है। उसके बाद आपने शेयर ट्रांसफर किए, 900 शेयर ट्रांसफर किए, 23,50,000 रुपए के, परचेज के 2 लाख रुपए के, और परचेज कब के? 15 में। तो भाई साहब 2 लाख रुपए के परचेज के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अनलिस्टेड शेयर है। तो अनलिस्टेड शेयर वाले केस में वैसे भी आपकी 24 महीने की लिमिट होती है, 24 महीने के बाद आपने बेचे हैं तो कैपिटल गेन आपके लॉन्ग टर्म आएंगे। तो 2 लाख रुपए डिवाइड बाय 254 मल्टीप्लाई 331, तो ये आपका आई को निकल के आ जाएगा। तो आपका 2 लाख डिवाइड बाय 254 मल्टीप्लाई 331, इसको माइनस कर दोगे 23,50,000 में से, तो 20,89,370 का कैपिटल गेन निकल के आ गया लॉन्ग टर्म, और बिजनेस की इनकम 11 लाख रुपए की आ रही है। अब बात करते हैं एग्जम्पशन की। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, उसने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज की 19 लाख रुपए की, और एनएचएआई के बॉन्ड परचेज 3 लाख रुपए की। पहली बात, एनएचएआई के बॉन्ड की एग्जम्पशन जो है याद करो 54 ईसी के अंदर मिलती है, बट 54 ईसी का बेनिफिट तब मिलता है अगर आपने लैंड और बिल्डिंग सेल की हो। भूल गई ये भी, ये इस पॉइंट के अंदर भी आपने गलती की है। सर काफी सारे बच्चे मेरे को पता है, प्रॉब्लम क्या है, प्रोविजन सही ढंग से पढ़ के नहीं बैठ रहे आप। 54 ईसी कब मिलता है? 54 ईसी तब मिलता है कि अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग बेची हो और आपने फिर आरसीएचआई मतलब रिक्की नहाई एनएचए के बॉन्ड अगर आपने परचेज किए होंगे 6 महीने के अंदर, तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी 54 ईसी की। बट आपने यहाँ पे बेचा क्या है? शेयर्स बेची हैं। अब शेयर्स बेच के आपने घर परचेज किया, 54F का बेनिफिट तो मिल जाएगा, बट 54 ईसी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो घर बेचने पर मिलता है। भाई घर बेच करके अगर बॉन्ड्स परचेज कर रहे हो तो उस केस में फिर आपको 54 ईसी मिलेगा, यहां पर 54 ईसी अलाउड ही नहीं होगा। अब 54F कितना मिलेगा? वो कह रही है आपने हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया 19 लाख रुपए की। याद करो 54F में कैपिटल गेन नहीं लगाना होता, उसमें लगाना होता है नेट सेल कंसीडरेशन। याद आ रहा है? उसमें कैपिटल गेन नहीं लगाना। आपको मैंने 2 सेक्शन बोले थे, एक तो 54F और एक 54GB। उन दोनों के अंदर नेट सेल प्राइस लगाते हो फिर कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होता है, बाकी सभी में कैपिटल गेन लगाओगे फिर कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होता है। अब देखो नेट सेल प्राइस मेरा कितना है? 23,50,000। तो मतलब ये निकल के आ रहा है कि अगर मुझे 20,89,370 कैपिटल गेन अगर एग्जाम्प्ट करवाने हैं तो मुझे 23,50,000 रुपए लगाने पड़ते, बट मैंने लगाए कितने हैं? 19 लाख रुपए। तो इतने मेरे कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होंगे, बाकी मेरे कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट नहीं होंगे। ये भी आपने गलती कर दी है, मेरे से पूछ लो, आपने गलती कर दी है। काफी सारे बच्चों ने गलती कर दी है। मतलब अगर आपको ये लगाते तो ये एग्जाम्प्ट होते, तो इतने लगाने पर क्या एग्जाम्प्ट होंगे? देखो जी, 20,89,370 डिवाइड बाई 23,50,000 मल्टीप्लाई 19 लाख, तो आपके कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो रहे हैं जी 1689278, 1689278 इतने एग्जाम्प्ट हो रहे हैं, और फिर बाकी कैपिटल गेन आपके टैक्सेबल हो जाएंगे जी। अब एक बार यहाँ पे आंसर देख लो जी। देखो ये 11 लाख रुपये बिजनेस की इनकम है। अगर आप चेक करोगे 11 लाख की आपकी बिजनेस की इनकम निकल के आ रही है। उसके बाद देखो 10 और 22 माइनस 19 13 लाख रुपए। डेबिशन बनेगा नील, ना तो नॉर्मल ना एडिशनल। रीजन क्योंकि यूज आपने अगले साल में की है। फिर कैपिटल गेन 23,50,000 में से ये माइनस कर दोगे, ये आपका कैपिटल गेन आ गया। उसके बाद 54 ईसी में एग्जामिशन मिलेगी नहीं, और फिर आपको 54F के अंदर वही मिलेगी, देखो प्रपोर्शनेट, ये माइनस कर दोगे तो बैलेंस कैपिटल गेन आ गया आपका इतना। अब ये प्लस में ऊपर आपकी जो बिजनेस की इनकम है टोटल 15,92 रुपये 92 रुपीज आपकी ग्रोस टोटल इनकम निकल के आ रही है जी। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? पक्का पक्का लोग कर दो इसको। चलो जी, उसके बाद फिर आपका जीएसटी का तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था सर। जीएसटी वाले क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अब एक बात चेक करना, जीएसटी वाले क्वेश्चन में क्या था? वैल्यू ऑफ सप्लाई चार्ज किया 2,50,000 रुपये, एक्चुअल वैल्यू जो है वो 2,30,000 रुपये की है। तो भाई एक्चुअल वैल्यू अगर 2,30,000 रुपये की है और वैल्यू ऑफ सप्लाई आपने चार्ज की है 2,50,000 रुपये की, तो अब सोच के बोलो, पहले तो बताओ ये उसने पूछा क्या? उसने हु शैल द डेबिट और क्रेडिट नोट इशू, कौन इशू करेगा? भाई सिंपल सी बात है, सप्लायर इशू करेगा। मतलब चाहे वो डेबिट नोट हो चाहे वो क्रेडिट नोट हो, कौन इशू करेगा जी? उस केस में कहाँ इशू? हाँ, सप्लायर जो है वो इशू करेगा। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। अब यहाँ पे चेक करो, यस डेबिट नोट नीड टू बी इशू इन ईच ऑफ द सर्कमस्टांसेस एज अंडर। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं? वेदर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हैज टू बी इशू इन ईच ऑफ द अबव सर्कमस्टांस। बिल्कुल जी, मतलब डेबिट क्रेडिट नोट इशू किए जाएंगे। वो किस केस में कौन सा नोट इशू किया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ जी। देखो सबसे पहला केस जो निकल के आ रहा है, पहले वाला, इसमें इशू करेंगे क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट को इशू करेंगे, आपने वैल्यू चार्ज किया 2.5 लाख रुपए, एक्चुअल वैल्यू 2,30,000 रुपये की है, तो वैल्यू ज़्यादा चार्ज की है, वैल्यू हमें कम करनी है। जब वैल्यू कम करनी होगी उस केस में क्रेडिट नोट की बात होगी। अब यहाँ पे टैक्स चार्ज किया 32,000 रुपये, एक्चुअल टैक्स 68,000 रुपये।
ठीक है, मतलब आपको टैक्स बढ़ाना है तो किस नोट की बात होगी, डेबिट नोट की बात होगी। अगेन यहाँ वैल्यू चार्ज की 3,20,000 पे 4,20,000 पे होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी डेबिट नोट की बात होगी। तो पहले केस में क्रेडिट नोट, दूसरे केस में डेबिट नोट, तीसरे केस में डेबिट नोट। यहाँ पे चेक करो, पहले केस में तो क्रेडिट नोट की बात हो रही है, और फिर दूसरे केस में डेबिट नोट की बात हो रही है, तीसरे केस के अंदर भी डेबिट नोट की बात हो रही है। फिर मैंने कहा था क्रेडिट नोट इशू करने की लास्ट लिमिट क्या होगी, अभी अमेंडमेंट आई है जी, गलती से वो 20 अक्टूबर मत बोल देना, सितंबर मत बोल देना, अमेंडमेंट आ चुकी है। अमेंडमेंट क्या आ चुकी है, अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, यहां तक क्रेडिट नोट जो होगा वो आप इशू कर सकते हो। तो आप चेक कर सकते हो, अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर इज अर्लियर, यहां तक आप क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो जी। बस ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब मेरे को बताओ कितने कितने बच्चों का सही है, गलती कहाँ कहाँ हुई है, ताकि अगले क्वेश्चन में गलती ना हो। क्योंकि अगला क्वेश्चन लेके कल तो होपफुली कल शायद संडे है, बट मैं मिल जाऊंगा कल भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संडे है तो क्या हुआ, कोशिश पूरी करूंगा कल मैं आपके लिए आऊं, अगेन 2 क्वेश्चन फिर लेके आऊंगा। ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, और कोई बड़ी बात नहीं, अगर सरस्वती माता जीवा पे बैठ गई ना, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर बन सकते हैं, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, चलो फिर बाकी मुलाकात करते हैं कल। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। और लाइक का बटन तोड़ के जाना, कमेंट करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, और मुझे बता के जाना कितने बच्चों के दोनों क्वेश्चन सही हैं। ठीक है जी, बाय बाय, जय हिंद जी।